वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिसमें इम्पॉर्टेंट था यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो आप सबने यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला देखा और साथ ही साथ ये भी जाना कि यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमें बताता क्या है। ये किन्हीं दो एट्रीब्यूट में कितना एसोसिएशन है ये बताता है। अगर यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू प्लस में आती है तो ये बताता है कि एक एट्रीब्यूट दूसरे से संबंधित है, यानी कि अगर पहला हो रहा है तो दूसरा भी उसके साथ होगा। जैसे कि चाय के साथ सिगरेट का पिया जाना किसी पब्लिक प्लेस पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो एसोसिएटेड है। अगर किसी ऐसी जगह पर हम जाएं जैसे किसी यूनिवर्सिटी के बाहर या हॉस्टल के बाहर, तो ऐसा कॉमनली देखने को मिलता है कि लड़के चाय के साथ सिगरेट पीना पसंद करते हैं, या और कहीं भी हम ऐसा देख सकते हैं। तो डेटा मिलने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये ऐसा एसोसिएशन है या नहीं। तो एसोसिएशन के पढ़ने के कुछ और तरीके हैं। जैसे दो एट्रीब्यूट के बीच का रिलेशनशिप को हमने यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से जाना, वैसे ही हम दो एट्रीब्यूट के बीच के रिलेशनशिप को जान सकते हैं काई स्क्वायर के एक टेस्ट के थ्रू। तो काई स्क्वायर के इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। लेकिन अभी सेमेस्टर 2 में आपको गुडनेस ऑफ फिट पढ़ाने का मतलब है बहुत सारी और बेसिक चीज़ें बताना। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कुछ चीज़ों का, और वो चीज़ें आपको आगे के सेमेस्टर्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी आपको फोकस सिर्फ उस पोर्शन पे करना है जो इस सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आप लगाएंगे। तो इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देखते हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। अब कंटिंजेंसी का अगर हम मतलब देखें हिंदी में तो इसका मतलब होता है संगतता। संगतता का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। संगतता का मतलब होता है कि जब कोई एक चीज़ हो तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी हो जाए। जैसे हिंदी में कहते हैं संगत, संगत मतलब फ्रेंडशिप। तो किसी एक चीज़ के साथ जब दूसरी चीज़ भी होने लगे तो हम उसे कहते हैं कि वो आपस में फ्रेंडली हैं, यानी कि कंटिंजेंस हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी का मतलब हुआ कि दो एट्रीब्यूट के बीच की संगतता, यानी कि संबंध कैसा है, इसको निकालने का तरीका। तो एसोसिएशन में हमने यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकाला जो कि हमको उसके बीच के संबंध को बताता है। बाकी कुछ चीज़ें और हैं जिसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो इसी में एक इम्पॉर्टेंट है काई स्क्वायर। अब ये काई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। तो तुम लोग अभी सेम 2 वाले प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं पढ़े हो, तो आपको भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़, जब हम काई स्क्वायर लगाते हैं तो यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पढ़ाई जाएगी सेम 3 में। तो बस इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जब हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे हमको टेस्ट करना है कि स्मोकिंग और टी आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, तो हाइपोथेसिस में हम मानते हैं कि दे आर एसोसिएटेड, दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम एक हाइपोथेसिस में मानते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, और दूसरी हाइपोथेसिस में हम मानते हैं कि दे आर डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे निर्भर हैं, यानी जुड़े हुए हैं। तो जब हम काई स्क्वायर का टेस्ट लगाते हैं तो काई स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। ये सारे फार्मूले आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। कब? जब आप हायर क्लास में यानी नेक्स्ट सेम में आएंगे तब। इस काई स्क्वायर के फार्मूले से हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूले में ओ आई का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व्ड। और ई आई का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड। अब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का मतलब हम आपको समझाते हैं। एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। अब आप उनसे पूछो कि क्या आप चाय पियोगे, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि 50-50, यानी जब दोनों पक्ष बराबर रहें
तो हम इसको एक्सपेक्टेड कहते हैं। यानी 50 ने कहा हाँ पियेंगे और 50 ने कहा नहीं पियेंगे, लेकिन जब हमने चाय देना शुरू किया तो 70 लोग पी गए, 30 लोगों ने नहीं ली। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हमें ये मिली जबकि एक्सपेक्टेड ये थी। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम एक कॉइन ले लें और हम कॉइन को टॉस करें, तो हमने कहा कॉइन को 10 बार टॉस करो तो कितने हेड और कितने टेल आने चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन कहती है कि 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए। लेकिन जब हमने कॉइन टॉस किया तो 7 हेड आ गए, 3 ही टेल आए, या 3 हेड आ गए, 7 टेल आ गए। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड से क्या करती है, डिफ़र करती है। तो हम ऑब्जर्व्ड से एक्सपेक्टेड को घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं और फिर एक्सपेक्टेड से डिवाइड करते हैं, फिर समेसन करते हैं। तो ये एक तरीके से एक वैल्यू की कैलकुलेशन हो रही, जिसको हम कहते हैं काई स्क्वायर। काई स्क्वायर एक सिंबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। अब इन सब के बारे में आपको बाद में पता चलेगा। आज की क्लास में आपको बस इस काई स्क्वायर में हम इस फार्मूले की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए, केवल फोकस करना है ये काई स्क्वायर कैलकुलेट कैसे होता है इस तरह की कंटिंजेंसी टेबल में। दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें हम हटा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप फिर से एक बार पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट सेम में आएंगे। अब मान लो हमको इस वाले कंटिंजेंसी टेबल पर काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसकी रो को सम कर लेंगे जो कि कितना आ रहा है 73। इसकी इस वाली रो को सम कर लेंगे तो 15 आ रहा है। इसकी कॉलम को सम कर लेंगे तो 43 और इसकी इस कॉलम को सम कर लेंगे तो 45। अब इनका दोनों का टोटल करेंगे, यानी इसका और इसका, और एक जैसा आना चाहिए। तो अगर हम 73 में 15 ऐड कर दें तो कितना आएगा 88। सिमिलरली अगर हम 43 में 45 ऐड कर दें तो भी तो 88 आएगा, बराबर आ गया। जो ये वैल्यू है इसको हम n कहते हैं, इनको हम a b c d भी कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई a प्लस बी, ये हो गई c प्लस डी, ये वैल्यू हो गई a प्लस सी, ये वैल्यू हो गई b प्लस डी, और यहाँ पर जो वैल्यू n आई वो हो गई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सबका सम, चाहे इधर से जोड़ो a प्लस बी प्लस सी डी आएगा, चाहे इधर से जोड़ो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। ओके, अब देखिए काई स्क्वायर कैसे निकला। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमको मिलती है हम उसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी हम गए लोगों से पूछा चाय पीते हो, आंसर आया यस। स्मोकिंग करते हो, आंसर आया यस। कितने ऐसे लोग थे जो चाय भी पीते थे और स्मोकिंग करते थे, 40 लोग। तो ये पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू है, सॉरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसकी एक्सपेक्टेड निकालने का क्या तरीका है, तो अगर हम इस 40 का एक्सपेक्टेड निकालना चाहें तो फार्मूला यूज करते हैं रो सम प्लस कॉलम इनटू कॉलम। तो रो का सम 73, कॉलम का सम 43 और डिवाइड करते हैं n से, n की वैल्यू 88। तो ये इस 40 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलती है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 33। हाउ, द सम ऑफ रो ऑफ 33 इज 73। इस वाली 33 के रो का सम 73 है और कॉलम का सम 45 और डिवाइड में क्या रहेगा 88। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट 3 एंड 12 एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। 3 की क्या होगी, 3 के कॉलम का सम 43 और रो का सम 15 और डिवाइड होगा 88 से। 12 का क्या होगा, कॉलम 45 रो 15 डिवाइड 88। तो ये 4 फ्रिक्वेंसीज हमको ऑब्जर्व दी थी और ये 4 फ्रिक्वेंसीज हमने कैसे कैलकुलेट कर ली, एक्सपेक्टेड। तो जब हमको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी मिल गई, ऑब्जर्व मिल गई, तो करना ही क्या है, 40 से इसकी एक्सपेक्टेड वाली को घटा दो। यानी कि हमने क्या किया, OI से EI को घटाया, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर दो। जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैलकुलेट होके आ जाए, मान लो 30 आ गई तो हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, यहाँ पर 30 लिख देंगे। देखिए EI से डिवाइड हो गया। तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू निकली किसके लिए, 40 के लिए। इसी तरीके से 33 के लिए, 3 के लिए, 12 के लिए, सबके लिए निकालेंगे हम और सबको ऐड कर देंगे तो समेसन लगा देंगे। तो ये था तरीका काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने का। तो
तो बताओ का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो कर लोगे कि नहीं? हाँ बताओ बेटा गरिमा। जी सर। ठीक है, तो इस वाले तरीके को एक बार कॉपी पे करना। बाकी एक क्वेश्चन है जो इसमें आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में करवाया गया है, वो मैं आपको करवाऊंगा, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का करवा दूंगा, ठीक है? तो आप समझ जाओगे। तो अभी जो हम करा रहे थे एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही था। अब जब का स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ही कैलकुलेट करके आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, क्योंकि अभी आप उसका कंपैरिजन टेबल की वैल्यू से नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका का स्क्वायर का फार्मूला। करते कैसे हैं वो भी हमने आपको बताया। बाकी आप जब यहाँ से देखेंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, तो ये सब आपको छोड़ देना है, नहीं तैयार करना है। सीधे आइए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 का जो पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड है मेजर वालों के लिए, और सेमेस्टर 2 का माइनर वालों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्ज़ाम में, कम से कम 10 साल ये क्वेश्चन आया है। हर पेपर में ये क्वेश्चन रहता था। सो दैट इन 2x2 कंटिजेंसी टेबल दिस द वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज दिस, यानी आपकी कंटिजेंसी टेबल ये दे दी गई और आपको प्रूफ करना है कि ये का स्क्वायर की वैल्यू है। तो का स्क्वायर को अभी अभी हमने बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग रो का सम कर लेंगे। कितना आ जाएगा? a प्लस बी सी प्लस डी। कॉलम का सम करेंगे तो a प्लस सी और b प्लस डी, और अगर चारों को जोड़कर n निकालेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखिए सम हो चुका है, यहाँ पे देखिए सम दिखा आपको, है ना? यस सर। ओके। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकल रही है। तो जब पहली ऑब्जेक्ट ए थी तो इसकी एक्सपेक्टेड यहाँ पे निकल रही है। कैसे निकालेंगे? इसके रो का सम कितना है? a प्लस बी। इसकी कॉलम का सम कितना है? a प्लस सी। तो a प्लस बी और a प्लस सी लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल n से। देखिए यहाँ लिखा भी है फार्मूला, रो सम इंटू कॉलम सम डिवाइडेड बाई n। तो आपको अब चूँकि थ्योरेटिकल पेपर है नहीं तो ये कैलकुलेशन करनी पड़े, तो आपको बस फाइनल वैल्यू आनी चाहिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ए आ गया। अब इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन बी सी डी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। फिर का स्क्वायर का फार्मूला, ए से उसकी एक्सपेक्टेड को घटाओ, स्क्वायर करो और एक्सपेक्टेड से डिवाइड करो। फिर बी के लिए वही काम, सी के लिए वही काम, डी के लिए वही काम। ये बन गया का स्क्वायर। अब जब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तब जाके का स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को। तो देखो क्या हो रहा है, a माइनस एक्सपेक्टेड a। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये इतना बड़ा आया है, तो इसीलिए कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप घर पे देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। तो a माइनस एक्सपेक्टेड a की वैल्यू ये आ गई, ad माइनस बी सी अपॉन एन। इसी तरीके से हम b माइनस एक्सपेक्टेड b, c माइनस एक्सपेक्टेड c और d माइनस एक्सपेक्टेड d निकाल लेंगे। सबकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे का स्क्वायर के फार्मूले में। जब सबकी वैल्यूज़ आ गई का स्क्वायर के फार्मूले में पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो का स्क्वायर की वो वैल्यू प्रूफ हो जाएगी जो अभी अभी ऊपर दी गई थी कि 2x2 कंटिजेंसी टेबल में जहाँ ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ हैं, ये प्रूफ करिए कि का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इतनी आएगी। क्लियर? तो गरिमा आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में जैसे आएंगे वैसे करने होंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है? जी सर। और ये इम्पॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं पिछले 10 साल तक आया है ये क्वेश्चन। इसके बाद इसी का स्क्वायर की वैल्यू पर बेस्ड कुछ और कंटिजेंसी के कोफिशिएंट हैं, जैसे कि एक पियर्सन ने दिया था। पियर्सन ने कहा जो का स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको लिखो n प्लस का स्क्वायर करो और 1/2 यानी उसका रूट ले लो। तो इन्होंने एक और दे दिया, इफ़ p इक्वल टू 0, अगर इनके फार्मूले में का स्क्वायर की वैल्यू रखने पर p 0 आ गया, द एट्रीब्यूट a एंड b आर इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और एक इन्होंने दिया था सेप्रोव्स कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, टी साइलेंट रहता है इसमें। तो जो सेप्रोव्स का था ये फार्मूला का स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद ही का है। ये का स्क्वायर, ये n, ये s और ये t।
अब यहाँ पर एस और टी क्या है ये हम बता देते हैं। तो अभी जो कंटिंजेंसी टेबल हमने ली थी उसमें 2 रो थी और 2 कॉलम थे। तो यहाँ पर एस की वैल्यू भी 2 है और टी की वैल्यू भी 2 है। अगर मान लो हम रो 3 कर देते तो एस की 3 हो जाती, कॉलम 2 करते तो टी की 2 हो जाती। तो एस और टी क्या है, रो और कॉलम्स। क्लियर? यस सर। बाकी फार्मूला वही। तो आपको ये फार्मूला याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कन्फर्म है आएगा ही आएगा। एक पियर्सन वाला कन्फर्म है ऑब्जेक्टिव में आएगा, व्हाट इज़ द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, और ऐसे 4 ऑप्शन बने रहेंगे और सही वाला और गलत वाले में अंतर नहीं पता चल पाएगा। किसी में बस का स्क्वायर ऊपर एन जुड़ जाएगा, किसी में नीचे एन में माइनस लगा देंगे, इसी तरीके से 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो ये आपको याद करना ही करना है। एक है क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, इन्होंने भी का स्क्वायर पे लिया। अब ये का स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ पर जो नई बात है वो ये कि s-1 और t-1 में जो छोटा होगा वो ये यहाँ पर फार्मूले में लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, n से। कैपिटल N मतलब टोटल लोग कितने हैं। ओके यस सर। ठीक है। अगर s और t बराबर हो जाएं, द स्क्वायर्ड कंटिजेंसी टेबल, यानी मतलब 2x2 स्क्वायर है, 3x3 स्क्वायर है, लेकिन 2x3 स्क्वायर नहीं है। तो जब नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होंगे तो कंटिजेंसी टेबल कैसी हो जाएगी, स्क्वायर। तब टी और सी बराबर आएंगे। व्हाट इज टी? टी अभी यहाँ पर देखो कुछ था, ये है सेप्रोप्स का, और सी किसका है, क्रैमर्स का। तो अगर स्क्वायर कंटिजेंसी टेबल होगी, यानी यहाँ पर एस की वैल्यू और टी की वैल्यू बराबर होंगी, तो ये फार्मूला और वो फार्मूला सेम हो जाएगा। बट इन जनरल, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमेशा क्रैमर्स का कोफिशिएंट टी से बड़ा रहेगा। और ये बात में मैंने रिमेंबर क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रैमर्स कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी एंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी। और ऑप्शन होंगे सी ग्रेटर देन टी, सी लेस देन टी, सी इज इक्वल टू टी, ऐसे ही पहचानना होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट एक और बच रहा है, लास्ट है ये, कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन। तो अनदर कोफिशिएंट विद द सेम प्रॉपर्टीज एज क्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, और ये इसका फार्मूला है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, बस कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन का फार्मूला आपको याद करना है। अब ये फार्मूला बेस्ड किस पे है, आपने यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है। अगर हम आपसे कहें यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला मुझे बता दो, तो बता पाओगे? बताओ। नहीं? कुछ याद आया तुम लोगों को? यस सर। क्या फार्मूला यही है? सर यूल्स कोफिशिएंट का यही है। हाँ, यूल्स का है। यूल्स के कोफिशिएंट में जो ये चारों टर्म लिखे हैं, ये कैसे लिखते हैं, क्या तुम बता पाओगे दोबारा? चलो बताओ, बताओ कैसे लिखोगे, सर टेबल से। बताओ। सर ए बी, फिर अल्फ़ा बीटा, फिर अगर तुमने यहाँ ए लिखा तो बीटा कर दो बी की जगह, और अगर यहाँ अल्फ़ा लिखा और फिर बी, तो यहाँ बी कर दो। सेम नीचे, बस यहाँ प्लस लग गया। तो इनके जो टर्म्स हैं वो भी यही हैं। जरा ऊपर देखो क्या लिखा है, ए बी और अल्फ़ा बीटा लिखा है। नहीं सर। और नीचे क्या लिखा है? ए बी अल्फा बीटा। ऊपर ए बीटा और अल्फ़ा बी लिखा हुआ है, जी और सर नीचे वो हाँ। तो बस आपको ध्यान देना है कि यही चारों यहीं पर यूज किए जाते हैं, 1 माइनस दिस और नीचे यही 1 प्लस दिस, और हमारा बनता है कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से। तो फार्मूला आपको याद रखना है। नीचे रिमार्क में क्या दिया है, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी जब गामा की वैल्यू 1 माइनस 1 1 प्लस 1, यानी कि इनकी वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि कंटिजेंसी कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी 0 होने का मतलब देयर इज़ नो रिलेशन। क्यू की वैल्यू -1 तो गामा -1, और +1 तो ये भी +1। यानी ये एक तरह से रिलेशनशिप है यूल्स में और कोलिगेशन में। बस बाकी आगे आपको नहीं देखना है।
तो ये आपकी एट्रीब्यूट की थ्योरी फिनिश। और अब आपको आगे की क्लासेस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे और साथ ही साथ यूनिट 1 का डिस्कशन क्वेश्चंस के साथ ही होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो ग्राफ बेस्ड आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जिनमें से वो आपके बहुत सारे काम के नहीं होंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो लिस्ट में भेजता हूँ वो तो करना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि आपका सिलेबस क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम पे।